Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे सीका के बारे में. दैट इज आपका सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट ऑफ 1985. अब ये पर्टिकुलर टॉपिक भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जान लेते हैं कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनी कहाँ किसे जाता है. तो बेसिकली आपकी जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी होती हैं वो ऐसी कोई कंपनीज होती हैं जो कि 5 साल से ज्यादा उनका रजिस्ट्रेशन का टाइम हो चुका हो. ठीक है, दूसरी चीज ये कि उनका जो फाइनेंशियल ईयर में अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो उनके नेट वर्थ के या तो इक्वल होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए. मतलब कि कंपनी की जो भी नेट वर्थ है अगर कंपनी का लॉस उसके बराबर है या फिर नेट वर्थ से अगर ज्यादा हो चुका है तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी कहते हैं. ठीक है, सो द एक्सप्रेशन सिक इंडस्ट्रियल कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ओ ऑफ द एक्ट टू मीन एन इंडस्ट्रियल कंपनी बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 years. ठीक है, तो 5 साल तो उसका रजिस्ट्रेशन पीरियड तो होना ही चाहिए. विच हैज एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth. Thus, company to qualify as sick industrial company must satisfy this following condition. कौन कौन सी conditions हैं जो आपकी follow होने चाहिए तभी हम उन कंपनीज को क्या कहेंगे, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी कहेंगे. पहला क्या कह रहा है, दैट इट मस्ट बी अ कंपनी एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956. ठीक है, तो 1956 का जो आपका कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी कंपनी सेक्शन 3 के अंदर आनी चाहिए. दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दैट इट मस्ट बी एन इंडस्ट्रियल कंपनी. इंडस्ट्रियल कंपनी क्या होती है, दैट इट मस्ट ओन वन और मोर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. मतलब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल कंपनी की डिफरेंट अंडरटेकिंग्स होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इट मस्ट हैव एन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 5 years. 5 साल मिनिमम उनकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. कंपनी आपकी, इंडस्ट्री आपकी 5 साल से कम की नहीं होनी चाहिए. और लास्ट पॉइंट है हमारा, इट्स अक्यूमुलेटेड लॉसेस मस्ट नॉट बी लेस देन इट्स नेट वर्थ. तो जो भी कंपनी की या इंडस्ट्री की हमारी नेट वर्थ है, हमारा जो लॉस है वो या तो नेट वर्थ के इक्विवेलेंट होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए. तभी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी कहेंगे. ठीक है, आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. अब बात कर लेते हैं सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट ऑफ 1985. ये बेसिकली एक्ट क्या है. सो द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट ऑफ 1985 वाज अ की पीस ऑफ लेजिस्लेशन डीलिंग विद द इशू ऑफ रैम्पेंट इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया. अब इंडिया में क्या हो रहा था, टाइम के साथ जितनी भी हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे लॉसेस में जाती जा रही थी. ठीक है, तो इनको थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए या फिर जो हमारी कंपनीज डूबती जा रही थी उनको बचाने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सीका को इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, कि जो हमारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे लॉसेस में बहुत ज्यादा जाती जा रही है उनको अगर बचाया जा सकता है तो वो पूरी कोशिश की गई थी. सो द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट was enacted in India to detect unviable or sick or potentially sick companies and to help with their revival if possible or their closure if not. ठीक है, तो मैंने वही बताया कि अगर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अभी लॉसेस में जा रही है बट उनको बचाया जा सकता है तो उनको बचाने की कोशिश की जाती है. लेकिन अगर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, उनको बचा कर भी कोई मतलब नहीं है, तो उनके क्लोजर के लिए पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है. ठीक है, सो दिस मेजर वाज टेकन टू रिलीज इन्वेस्टमेंट लॉक्ड अप इन अनवायबल कंपनीज फॉर द प्रोडक्टिव यूज एल्सवेयर. सीधी बात है कि अगर कंपनी आपकी प्रॉपर्ली रन नहीं कर पा रही, इंडस्ट्रीज आपने खुद भी देखा है कि बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो वो बिना मतलब क्या हो रहा है, वहां पर हमारा सिर्फ एक्सपेंडिचर ही बढ़ रहा है. इससे बेहतर ये है कि उसको बंद करके उसके जो रिसोर्सेज हैं या फिर जो हमारा पैसा है वो हम कहीं और पर इन्वेस्ट करके कुछ और नया क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है. लेकिन जहां पर लगता है कि हाँ अभी यहाँ पर अगर हमने थोड़ा सा स्टार्ट रखा या फिर इसको थोड़ा पुशअप दिया तो ये आगे रन कर सकती है, तो वहां पर उस टाइप की भी हेल्प प्रोवाइड की जाती है. ठीक है,
So according to Sikh Industries Special Provision Act of 1985, Sikh Industrial Company indicates an industrial company registered for not less than 7 years which is showing accumulated losses equal to or exceeding its net worth at the end of any financial year and has suffered cash losses also during that financial year and immediate preceding year. तो अभी पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, सिमिलर ही डेफिनेशन है लेकिन ये स्पेशल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर इसीलिए 7 इयर्स की बात की गई है। बाकी जो आपकी कंडीशन है वो सेम ही है कि जो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस है हमारी नेट वर्थ से या तो ज्यादा होने चाहिए या उसके बराबर होने चाहिए, तो उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहेंगे, सिक इंडस्ट्रीज कहेंगे। ठीक बात। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं नीड फॉर सीका। सो आई होप ये नीड तो आपको समझ में आ रही होगी सीका की नीड क्यों पड़ गई, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे लॉसेस में जा रही थी और कोई एक गवर्निंग बॉडी की जरूरत थी जो कि इंडस्ट्रीज को लुक आफ्टर कर सके। अगर इंडस्ट्रीज को जरूरत है कि आगे वो बूस्टअप हो सकती हैं तो वहां पर हेल्प करे, लेकिन अगर लग रहा है कि इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, इसको रन नहीं किया जा सकता है फर्दर, तो उनके क्लोजर के लिए ध्यान दे। ठीक है। So the ill effect of sickness of industrial companies such as loss of production, loss of employment, loss of revenue to the central and state government and locking up of ingestible funds of banks and financial institutions are of serious concern to the government and the society at large. Obviously बात है कि जो इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी रन करने की कंडीशन में नहीं है लेकिन उनको जबरदस्ती चलाया जा रहा है, तो वहां पर हमारे सिर्फ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ही बढ़ रहा है। ठीक है। तो इससे बेहतर है कि उस इंडस्ट्री को बंद करके जो भी हमारे पास फंड्स जनरेट होते हैं उससे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आगे हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। सो इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू फुली यूटिलाइज द प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल असेट्स, afford maximum production of employment and optimize the use of funds of the bank and financial institutions, it would be imperative to revive and rehabilitate the potentially viable sick industrial companies as quickly as possible. तो जहां पर हम एफर्ट डाल के अपनी इंडस्ट्रीज को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं तो वहां हमें इस इंडस्ट्री को दोबारा से खड़ा करना चाहिए, लेकिन जहां पर लग रहा है कि अब इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई भी पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है तो वहां पर सीधे हमें उस इंडस्ट्री को क्लोज कर देना चाहिए ताकि हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है। सो इट वुड बी इक्वली इंपरेटिव टू सैल्वेज द प्रोडक्टिव एसेट्स and realize the amounts due to banks and financial institutions to the extent possible from the non-viable sick industrial companies through liquidation of those companies. ठीक है। तो जहां पर हमें कुछ भी लग रहा है कि यहाँ से हमें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला, ऑलरेडी लॉस में, तो उन्हें क्या करना चाहिए, सीधे लिक्विडेट कर देना चाहिए और जो हमें पैसा रियलाइज हो रहा है वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगा देना चाहिए। ठीक है। So it has been the experience that the existing institutional arrangements and procedures for revival and rehabilitation of potentially viable sick industrial companies are both inadequate and time consuming. Obviously बात है कि जो इंडस्ट्री आपके अभी रन कर रही है बट ड्यू टू फंड्स या फिर ड्यू टू अदर रीजंस इंडस्ट्री उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही, आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो एफर्ट आपने डाले हैं उसका रिजल्ट भी आपको ना मिल पाए क्योंकि इंडस्ट्री काफी टाइम से लॉसेस में चल रही है। ठीक है। सिंपली यहाँ पर देखा जाए तो सीका की जरूरत बेसिकली इसलिए थी ताकि वो मॉनिटर कर सके कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर अभी इतना पोटेंशियल है कि उसको आगे रन किया जा सकता है और कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं बचा है, ऑलरेडी काफी ज्यादा लॉसेस में, तो उनको सिंपली क्या करना है, हमें लिक्विडेट कर देना और जो फंड्स हमें जनरेट होंगे वो आगे हम किसी और यूज के लिए लगा सकते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीका के। पहला ऑब्जेक्टिव है अफोर्डिंग मैक्सिमम प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो भी अफेक्ट होगा, तो यहाँ पर उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ फंड्स एंड अवेलेबल प्रोडक्टिव असेट्स। अब अगर हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो रन नहीं कर रही बट हमने जो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल कर रखा था वो अभी वर्किंग कंडीशन में है या फिर वो ऐसी कंडीशन में है कि अगर उसको थोड़ा रिपेयर और मेंटेन किया जाए तो उसको फर्दर किसी और इंडस्ट्री में कहीं और पर यूज किया जा सकता है, तो उसका भी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है रियलाइजिंग अमाउंट ड्यू टू बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर्स। ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइड एफिशिएंट अथॉरिटी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर एक्सपेडिशियस डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर्स टू अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बोल रहा है कि सीका के अंदर आपकी एफिशिएंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो भी सिक इंडस्ट्रीज को लुक आफ्टर कर रही है ताकि वो टाइम के अंदर सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कर सके। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी लॉस में चल रही है तो उसका सब कुछ देखना कि
कितना ज़्यादा अमाउंट अभी रियलाइज करना है, कितनी ज़्यादा डेट है, उन सब चीज़ों को क्लियर करके ही क्या करा जाता है, इंडस्ट्रीज़ को या किसी भी कंपनी को शट डाउन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसीजर आपके काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एक एफिशिएंट टाइम के अंदर हमें पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इट कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर टाइमली डिटेक्शन ऑफ सिक एंड पोटेंशियली सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, स्पीडी डिटर्मिनेशन एंड एनफोर्समेंट, प्रिवेंटिव, रेमेडियल एंड अदर मेजर्स वाज रेस्पेक्ट टू सच कंपनीज। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही एनालाइज करना है कि कौन सी हमारी सिक इंडस्ट्रीज है, कौन सी पोटेंशियली सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं जिनके अंदर अभी इतना पोटेंशियल है कि हाँ अगर हम उनमें थोड़ा एफर्ट डालें तो वो आगे रन कर सकते हो। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर एफर्ट डालने का कोई फायदा नहीं है, वहां पर अब आगे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर देखना जरूरी है। ठीक है, लास्ट है इसमें द एक्सपेंडिशंस एनफोर्समेंट ऑफ द मेजर्स सो डिटरमाइंड एंड फॉर ऑल द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो जो भी मेजर्स लेने की जरूरत है सीका को वो इंडस्ट्रीज के लिए लेगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आई होप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड कवरेज ऑफ सीका। तो सीका एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, आपके पूरे इंडिया में सीका वैलिड है, माना जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम होल ऑफ इंडिया क्यों लिखा है, ऑब्वियस बात है इंडिया में है तो माना ही जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्ट्स या लॉज जो होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में वैलिड नहीं हुआ करते थे पहले। ठीक है, तो इस तरीके से ही लिखा जाता था। ठीक, सो इट्स प्रोविजन अप्लाई टू ऑल इंडस्ट्रियल कंपनीज इन द इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज आपकी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है, किस एक्ट में, आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951, वो सारी इंडस्ट्री सीका के अंदर आपकी आती हैं। ठीक है, सो इट में दस बी नोटेड दैट फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट टू बी कवर्ड अंडर सीका इट मस्ट बी ओन्ड बाय अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि आपकी जो कंपनी है वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, बिसाइड्स इट मस्ट बी कवर्ड अंडर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, सो द फर्स्ट शेड्यूल कवर्स practically all industries and hence the act in reality applies to all industries except shipping industry। तो किस पे अप्लाई नहीं होता है, आपका शिपिंग इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता है, बाकी लगभग हर एक इंडस्ट्री में आपका सीका अप्लाई होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। द एक्ट अप्लाइज टू गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट अंडरटेकिंग। अब यहाँ पर ये भी चीज पता चल गई कि जो गवर्नमेंट आपकी इंडस्ट्रीज होती है, जो आपकी प्राइवेट अंडरटेकिंग्स होती हैं, दोनों में ही ये अप्लाई होता है। ठीक है, so section 617 of the Companies Act define government companies as those in which central government or state government or partly central or state government together have 51% of the share। I hope ये तो आपको पता ही होगा। However, the act does not apply। तो किस पे अप्लाई नहीं होता है? फर्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड यूनिट ओन्ड बाय ट्रस्ट। तो आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड, इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू शिप एंड अदर वेसल्स ड्रॉन बाय द पावर। तो अभी हमने पढ़ा ऊपर कि शिपिंग इंडस्ट्री पे ये लागू नहीं होता है। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज हैविंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ लेस देन 1 करोड़। तो जो भी हमारी एसएसआई होती है, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर उनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम है तो ऐसी इंडस्ट्रीज में भी सीका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी में बी बाय ओनरशिप, लीज और हायर परचेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ओन्ड हो, चाहे हमने लीज पे ली हो, चाहे उसका हायर परचेज हो। बट जितनी भी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका इन्वेस्टमेंट अगर प्लांट मशीनरी में 1 करोड़ से कम का है तो वहां पर सीका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फंक्शनिंग ऑफ सीका, कि सीका का फंक्शनिंग कैसा है, किस तरीके से सीका काम करता है। ठीक है, सो व्हेन एन इंडस्ट्रियल कंपनी बिकम सिक इट शुड मेक रेफरेंस टू बोर्ड, दैट इज BIFR। अब BIFR का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई हूँ, लेकिन आप ये लिख लीजिए, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, BIFR, ओके, which will make an inquiry and decide whether the company is likely to come out of sickness। तो जो आपका ये BIFR है
ये यहाँ पर इंक्वायर करेगा और देखेगा कि क्या कंपनी सिकनेस से बाहर आ सकती है, मतलब अभी अगर कंपनी में लॉस हो रहा है तो क्या इस लॉस से कंपनी को बाहर निकाला जा सकता है या नहीं। ठीक है, so the board will appoint an operating agency to prepare a revival scheme for rehabilitation of the company. The scheme will be sanctioned by the board after inviting the ऑब्जेक्शंस। तो BIFR यहाँ पर क्या करेगी, ऑपरेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करेगी और ये ऑपरेटिंग एजेंसी क्या करती है, आपकी रिवाइवल स्कीम को प्रिपेयर करती है। ठीक है, इसके बाद स्कीम में अगर कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को इनवाइट किया जाता है, उन ऑब्जेक्शंस को सुना जाता है, उसके बाद ये स्कीम फॉरवर्ड करी जाती है बोर्ड को। बोर्ड को अगर ठीक लगता है तो इस स्कीम को आगे फिर सैंक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, सो आफ्टर द अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी मस्ट मेक अ रेफरेंस टू BIFR विद इन 60 days आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द accounts. So if the board of directors are of the opinion that the company is a sick industrial company, it can make a reference even before finalization of account. तो जब कंपनी के अकाउंट्स यहाँ पर बन जाते हैं, फाइनलाइज हो जाते हैं, तो जो सिक इंडस्ट्री कंपनी है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो BIFR को यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं विद इन 60 days आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। और अगर आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि जो उनकी कंपनी है वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, तो वो यहाँ पर बता सकते हैं BIFR को भी। ठीक है, सो द रेफरेंस इज मेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर्स which shall be adopted with respect to the company. The reference can also be made by the central government, Reserve Bank, state government, public financial institution, state level financial institution or any other scheduled bank. ठीक है, so an operating agency may be asked to conduct an inquiry, prepare a scheme for rehabilitation of sick company or even implement the scheme. However, where after inquiry and consideration of all relevant facts and circumstances and after hearing all parties concerned, the board comes to the conclusion that the net worth of the company is not likely to become more than accumulated losses within reasonable time and the company is not likely to become viable in future and meet its financial obligation, it may recommend its winding up to the high court. तो इन ऑल यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, सिंपली कि जो हमारी ऑपरेटिंग एजेंसी है वो प्रॉपरली इंक्वायरी करेगी, देखेगी जो कंपनी है वो अभी आगे चलाने लायक है या नहीं है, जितने भी फैक्ट सर्कमस्टांसेस सबको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कंपनी की जो नेट वर्थ है वो कितनी है और क्या हमारे जो लॉसेज हैं वो नेट वर्थ से ज्यादा जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर कंपनी को सिंपली वाइंड अप कर दिया जाएगा हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, so during the scrutiny or implementation of any scheme, the board finds that any person who was involved in promotion, formation or management of sick industrial company has misapplied or retained any money or property of the sick industrial company, तो ऐसे पर्सन को फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रीपे करना पड़ेगा। अगर उसने या तो कोई गिल्ट किया है या फिर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है इन रिलेशन टू सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, सो इट मे ऑर्डर टू हिम टू रीपे द मनी और रिस्टोर द प्रॉपर्टी टू पे कॉम्पेंसेशन टू सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के पास वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का कोई एक पार्ट है या फिर कह सकते हैं कि वो ओन कर रहा है, उसका मैनेजमेंट उसके पास है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर रीपे करना पड़ेगा या फिर प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाना पड़ेगा ताकि जो भी कॉम्पेंसेशन है उसको पे किया जा सके। ठीक है, या फिर अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है तो। ठीक है, so order of BIFR are applicable before the appellate authority for industrial and financial reconstruction. Such appeal should be filed within 45 days from the date of receipt of the order of BIFR. ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियली सिक कंपनी। अब आपको याद होगा अभी हमने दो चीज के बारे में पढ़ा, एक होती है आपकी सिक कंपनी और एक होती है आपकी पोटेंशियली सिक कंपनी। दोनों में क्या फर्क है आई होप समझ में आ रहा होगा। सिक कंपनी कौन सी है, सिक इंडस्ट्रीज कौन सी है, जो ऑलरेडी लॉसेस में जा चुकी है, लेकिन पोटेंशियली सिक कंपनी कौन सी है, जो अभी स्टेज पे है कि हो सकता है फ्यूचर में वो लॉस में चली जाए, बट अभी इसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर हम इसको बचाना चाहें तो अभी ये बच सकती है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू करेक्ट सिकनेस एट अर्ली स्टेज, सीका प्रोवाइड्स फॉर रेमेडियल मेजर्स टू इनिशिएटेड राइट एट द स्टेज व्हेन द कंपनी इज लाइकली टू बिकम सिक। ठीक है, बन सकती है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया
तो हो सकता है ये कंपनी फ्यूचर में सिक इंडस्ट्री बन जाए, सिक कंपनी बन जाए, ठीक है। That is, it is potentially sick. So potentially sick industrial company is one whose accumulated losses at the end of any financial year have resulted in erosion of 50% or more of its peak net worth during immediately preceding 4 financial years. So potentially sick industrial companies कौन सी होती हैं? जिनके accumulated loss एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी की जो नेट वर्थ उससे 50% के ज्यादा हो चुके हों पिछले 4 साल के अंदर, तो उन कंपनीज को हम क्या कहते हैं? बेसिकली पोटेंशियली सिक इंडस्ट्रीज या सिक इंडस्ट्रियल कंपनी कहते हैं, ठीक है। सो वेदर अ कंपनी हैज बिकम पोटेंशियली सिक कंपनी कैन बी नोन ओनली आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स। तो जब तक हमारे अकाउंट्स ऑडिट नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहाँ नहीं कह सकते कि जो हमारी कंपनी है वो पोटेंशियली सिक है या नहीं, ठीक है। सो विद इन 60 days आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स द कंपनी शुड रिपोर्ट द फैक्ट ऑफ सच इरोजन टू BIFR which can then make an inquiry and ask an operating agency to make a report before taking further steps in the matter, ठीक है। तो 60 days के हमारे जो फाइनलाइजेशन हो जाता है रिपोर्ट्स का, उसके बाद BIFR को इन्फॉर्म किया जाता है। BIFR क्या करती है? ऑपरेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करती है, उससे कहती है कि आप रिपोर्ट बनाइए और जो भी मैटर है उसके बाद आगे उसमें स्टेप्स लिए जाते हैं। अगर लगता है कि हाँ इस कंपनी को बचाया जा सकता है तो फिर उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक इसमें हमारा प्रपोजल टू रिपील सीका। देखिए यहाँ पर सीका को अमेंड किया गया 2 बार। पहला हुआ था हमारा 1991 में when government companies as defined in section 617 of the Companies Act were brought within the preview of the act, and later in 1993 when a number of changes were effected in its provision. तो 2 बार आपको जो सीका है उसको अमेंड किया गया, एक बार 1991 में और एक बार 1993 में, ठीक है। So as stated earlier, the company's second amendment act of 2002 has incorporated provisions relating to sick companies, conferring the authority to deal with industrial sickness upon National Company Law Tribunal, which should also be responsible for ordering winding up of the company. अब आपका जो कंपनीज का सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2002 है ना, इसके अंदर ही आपका ये इंडस्ट्रीज का जो सिकनेस का प्रॉब्लम है या इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम है इसको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया, इसीलिए सीका को यहाँ पर रिप्लेस करने या हटाने की बात कही गई, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली सीका इज प्रपोज टू बी रिपील्ड एंड इज सॉट टू बी बाउंड अप, ठीक है। बट since the relevant provision of the company's second amendment act 2002 have not been given effect to, सीका को अभी रिपील नहीं किया गया क्योंकि अभी जो आपके कंपनीज के सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसीलिए अभी भी सीका ऑपरेटिंग है, ठीक है। अभी भी सीका काम कर रहा है, यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सीका क्या है, कैसे फंक्शनिंग है सीका की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीका के, और आपकी पोटेंशियली सिक इंडस्ट्रीज और सिक इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।